आरएमएस टाइटैनिक, जिसकी लेंथ 269 मीटर्स एंड वेट 28.2 मीटर्स थी, जिसे अनसिंकेबल तक कहा गया। फिर ऐसा क्या हुआ जो टाइटैनिक और उसमें सवार 1500 लोग अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में डूब गए? दोस्तों, यूडीवर्स की वीडियो में मोस्ट वेलकम। 31 अप्रैल 1911 जब आरएमएस टाइटैनिक को लॉन्च किया गया। टाइटैनिक कोई आम शिप नहीं था, क्योंकि उसे उस वक्त के लग्जरियस शिप्स में शुमार किया जाता था। उसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। इन क्लासेस में ग्रैंड स्टेयरकेस, फर्स्ट क्लास डाइनिंग सैलून, टर्किश बैर, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, फर्स्ट क्लास स्वीट्स, पर्शियन कैफ़े जैसी लग्जरियस चीज़ें थी। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी एक नॉर्दर्न आयरिश कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ थी। लोगों को टाइटैनिक पर इतना भरोसा था कि उसे अनसिंकेबल माना जाने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों का भरोसा टाइटैनिक पर से टूट गया। ये बात है 14 अप्रैल 1912 की, जब टाइटैनिक एक सफ़र पर निकल रहा था। अपने आखिरी सफ़र पर निकल रहा था। ये शिप साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी जा रही थी और इसके कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे। उस वक्त टाइटैनिक में 2224 पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स थे। टाइटैनिक के पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स में ब्रिटिश, अमेरिकन, आयरिश, कैनेडियन, फ्रेंच और दूसरे मुल्कों के लोग शामिल थे। टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाने की वजह उसका स्ट्रक्चर भी था। टाइटैनिक के स्ट्रक्चर को समझते चलें तो शिप के आगे वाले हिस्से को वो कहते हैं। शिप का पिछला हिस्सा स्टर्न कहलाता है। शिप की लेफ्ट साइड को पोर्ट एंड राइट साइड को स्टारबोर्ड कहते हैं। टाइटैनिक पर 4 चिमनीज थीं, जिनमें से सिर्फ 3 चिमनीज ही काम करती थीं और बची एक चिमनी को टाइटैनिक के लुक्स को एनहेंस करने के लिए लगाया गया था। इन दोनों बड़े पोल्स को मस्त कहते हैं, जिन्हें झंडे लहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शिप के आगे इस पार्ट को क्रोज नेस्ट कहते हैं, जहां ऑब्जर्वर को बिठाया जाता है। आगे के पार्ट को फोरकासल डेक कहते हैं। टाइटैनिक के नीचे 3 बड़े प्रोपेलर्स भी थे, जिसका साइज कंपैरिजन एक इंसान के मुकाबले में आप देख सकते हैं। रात के वक्त ठीक 11:39 PM पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा क्रोज नेस्ट में बैठा था और सडनली वो ये नोटिस करता है कि एक बर्फ़ का पहाड़ टाइटैनिक के आगे आ गया है। फ्रेडरिक फ्लीट ने शिप के क्रोज नेस्ट से ब्रिज पर 3 बार वार्निंग बेल बजाई, जो सिग्नल था समथिंग अहेड, मतलब कुछ सामने है। फिर इस पैनिक सिचुएशन में उन्होंने ब्रिज को टेलीफोन किया और जब 6th ऑफिसर जेम्स मूडी ने फ़ोन उठाया तो फ्लीट ने कहा आइसबर्ग राइट अहेड। इस वार्निंग के बाद ब्रिज पर ऑफिसर्स ने शिप को फ़ौरन मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वही हुआ जिसका डर था। टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा गया। To port, go 22 knots, sideswipes the iceberg. Murdoch ports around the iceberg, try to keep from hitting the propellers. हैरत की बात तो ये है कि वायरलेस मैसेजेस के थ्रू टाइटैनिक को आइसबर्ग की काफ़ी वार्निंग रिसीव हुई थी, लेकिन शिप हाई स्पीड पर चलती रही क्योंकि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। कंपार्टमेंट शिप के एक सेक्शन को कहते हैं जो मजबूत वॉल से अलग अलग किया जाता है। कंपार्टमेंट शिप में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं शिप को डूबने से बचाने के लिए। टाइटैनिक में टोटल 16 कंपार्टमेंट्स थे और टाइटैनिक को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तब भी शिप चलती रहे और डूबे ना। लेकिन उस आइसबर्ग का वज़न 1.36 मिलियन टन्स के आसपास था, जिसने टाइटैनिक पर इतना बुरा इम्पैक्ट किया कि उसके 5 कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए। लेकिन लिमिट सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स की थी, जिसकी वजह से टाइटैनिक आगे की तरफ से डूबने लगी। टाइटैनिक के टकराने के बाद भी बहुत लोग रिलैक्स कर रहे थे और इनको कोई डर नहीं था, क्योंकि टाइटैनिक को अनसिंकेबल जो माना जाता था। लेकिन जब पैसेंजर्स ने शिप को डूबते हुए देखा तो उन्हें यकीन आ गया कि सिचुएशन अब ख़राब हो रही है। इस चीज़ पर सबके अलग अलग रिएक्शंस थे। मेजॉरिटी ने पैनिक करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और काम रहे। टाइटैनिक पर मौजूद पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स ने फ्लेयर्स एंड रॉकेट्स भी फायर किए, इस उम्मीद में कि अगर कोई शिप आस पास हो तो उनकी मदद के लिए आ जाए। टकराव के बाद चीफ वायरलेस ऑफिसर जैक फिलिप्स ने जल्दी से जल्दी डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजना शुरू किए। सबसे पहला सिग्नल उन्होंने 12:15 AM 15 अप्रैल 1912 को भेजा। वो सिग्नल्स भेजते गए कि कोई उनका सिग्नल रिसीव करे ताकि उनकी हेल्प हो सके। अनफॉर्चुनेटली आरएमएस कार्पेथिया नाम की एक शिप ने सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया, जो टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स को पिकअप करने वाली पहली शिप थी।
कारपेथिया के वायरलेस ऑपरेटर हरोल्ड कॉटम ने डिस्ट्रेस सिग्नल्स रिसीव किए और जल्दी से जल्दी अपने कैप्टन को इन्फॉर्म किया। कारपेथिया ने फौरन टाइटैनिक की मदद के लिए अपने कोर्स को चेंज किया, लेकिन शिप 58 माइल्स दूर थी तो उन्हें पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगते। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि वहां पर एक शिप और मौजूद थी जिसका नाम SS कैलिफोर्नियन था, जो टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर थी और उसकी मदद के लिए भी आ सकती थी। लेकिन उसके वायरलेस ऑपरेटर ने रेडियो को बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव नहीं कर पाए। ये शिप टाइटैनिक से इतना करीब था कि डेक पर मौजूद लोग SS कैलिफोर्नियन को देख सकते थे। ये रिपोर्ट भी किया गया था कि SS कैलिफोर्नियन में मौजूद लोगों ने फ्लेयर्स एंड रॉकेट्स को भी देखा था जो टाइटैनिक में मौजूद लोगों ने फायर किए थे, और उन्होंने इस बारे में अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कि टाइटैनिक के लोग सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। जब ये कंफर्म हो गया कि अब कहीं से भी हेल्प की कोई उम्मीद नहीं है, तो शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने क्रू मेंबर्स एंड पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट्स पहनने एंड लाइफ बोट्स में सवार होने का कहा। टाइटैनिक में उस वक्त 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं, जिस पर 1200 के आसपास लोग बैठ सकते थे, जो कि बहुत कम थी क्योंकि लोगों को टाइटैनिक पर अंधा भरोसा था और उन्हें लगता था कि टाइटैनिक तो डूब ही नहीं सकती, तो उसे लाइफ बोट्स की क्या ज़रूरत। टाइटैनिक की वुमेन एंड चिल्ड्रन पॉलिसी की वजह से पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में सवार किया गया। टाइटैनिक पर अंधा भरोसा होने की वजह से जो शुरू की लाइफ बोट्स पानी में उतारी गईं, उनमें अगर 65 to 100 की कैपेसिटी थी तो उसमें 20 से 28 लोग ही बैठे, क्योंकि उन्हें टाइटैनिक पर बहुत भरोसा था। जैसे जैसे लाइफ बोट्स ख़त्म होती जा रही थी, लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया कि पहले हम जाएंगे। आखिरी लाइफ बोट उतारने के बाद भी टाइटैनिक में 1500 के आसपास लोग मौजूद थे। ठीक टकराने के 2 घंटे 40 मिनट के बाद टाइटैनिक पूरी तरह से डूब गया। लाइफ बोट्स पर सवार होने वाले सभी लोग नहीं बच पाए, कुछ की बोट्स पलट गईं और कुछ एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। टाइटैनिक पर मौजूद 2224 लोगों में से 1500 लोग मर गए, जिनमें कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी शामिल थे। दोस्तों, टाइटैनिक अपने डूबने के साथ कई सवालात छोड़ गई, जैसे कि SS कैलिफोर्नियन ने टाइटैनिक की मदद क्यों नहीं की, कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने वायरलेस पर मिली जाने वाली वार्निंग्स को क्यों इग्नोर कर दिया। दोस्तों, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, लेकिन मेरी नज़र में टाइटैनिक के डूबने की वजह लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस था। अगर लोग टाइटैनिक पर इतना भरोसा ना करते और लाइफ बोट्स रख लेते तो काफ़ी लोगों की जान बच सकती थी।